आज बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पिछले तीनों से आसान है और छोटा सा। हमारे बैलेंस शीट का एक लाइन आइटम होता है एग्रीकल्चर, हमारा एसेट होता है ये। अगर हम कंपनी जो अक्सर ऐसी कंपनीज होती हैं जो एग्रीकल्चर भी हैंडल करती हैं, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग ने हमें, हमारे आईएफआरएस ने गाइडेंस दी हुई है ट्रीटमेंट्स की। तो आज उस कर लेते हैं, पेन चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्टैंडर्ड में डील क्या क्या होता है। स्टैंडर्ड में तीन चीजें डील होंगी, थ्री एलिमेंट। ठीक है, एक होता है, एक सेकंड। हम्म, बायोलॉजिकल एसिड्स। ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है। एग्रीकल्चर में प्लांट्स हो सकते हैं, प्लस हाँ एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि मैंने इस मकसद के रखे हूँ कि उनसे मैं कोई फायदा लूंगा। ठीक है, जिनसे तीन मकासद, आगे चार मकासद बल्कि होते हैं, वो चारों मकासद जिनसे फुलफिल होते हैं, सिर्फ वही इसके अंदर डील होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल और कोई डॉग है जिसको मैंने सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, कोई हॉर्स है जिसको मैंने माल बर्दारी के लिए रखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो इसमें डील नहीं होते। ऐसे जिनसे मुझे या तो आगे इसको पढ़ते हैं डिटेल में, इसमें कौन कौन से बायोलॉजिकल एसिड्स डील होते हैं। दूसरी चीज स्टैंडर्ड में होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट की। फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त है, तो उसके ऊपर जो फल लगा हुआ है, ठीक है, वो फल जब तक दरख्त के साथ लगा हुआ है वो IS 40 में डील होगा, IS 41 में, सॉरी। और लास्ट पे इसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स की भी थोड़ा सा टच होता है, तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें दो चीजें डील नहीं होंगी, डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल लैंड। हाँ, जो जमीन होगी जिसके ऊपर वो फल या जानवर रह रहे हैं, वो इसमें डील नहीं होगी। वो तो IS 16 की चीज है, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की। हाँ, ऊपर जो इसके प्लांट्स या क्रॉप्स या जो फील्ड्स हैं, ये IS 41 में डील होंगी। ठीक है, और फिर इंटेंजिबल एसेट अगर कोई है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मैंने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बना के रखा हुआ है, या मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो उसका तो अपना स्टैंडर्ड IS 38। ठीक है, और आफ्टर हार्वेस्ट IS 2 अप्लाइड होता है। इसका मतलब यह है कि जब तक वो सेब दरख्त के साथ लगा हुआ था तो IS 41 था, लेकिन जैसे ही वो दरख्त कट के अब एक टोकरी की शक्ल में मेरे पास इन्वेंट्री के तौर पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये IS 2 इसको डील करता है। ठीक है, तो ये फर्क है थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास इनकी अब एक एक करके डेफिनेशन को समझते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमें दिए हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी इस पूरे जो मैनेजमेंट होती है इन चीजों को करने की, किसी ने अपने खेत बना रखे हैं या अपना कोई उसने ऐसा बाड़ा बना रखा है जहाँ पे उसने जानवर रखे हुए हैं, तो इसकी जो मैनेजमेंट होती है इसके लिए भी पूरी बंदे चाहिए, पूरी सप्लाई चाहिए, मटेरियल चाहिए, ओवरहेड्स चाहिए। तो जो पूरी मैनेजमेंट होती है बाय एंटिटी जो कंपनी करती है ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हम इनको क्यों रखते हैं, इनसे कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट होता है। बेनिफिट किस तरीके से हो सकता है, या तो ग्रोथ हो, मैंने एक चूजा खरीदा, अभी यहाँ पे चूजा अगर मैं बना सकूं, तो वो कन्वर्ट होके जब एक पूरी मुर्गी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो अब वो महंगे दामों में बिक सकता है। ये होती है ग्रोथ। ठीक है, मैंने ये 5 रुपए का चूजा खरीदा था और अब ये 50 रुपए की मुर्गी की शक्ल में इसको बेच सकता हूँ। दूसरा फायदा हो सकता है कि उसको काट के जी डीजेनरेट करके उससे कोई चीज मैं निकाल सकता हूँ। अमूमन गोश्त होता है, ठीक है, या फिर वूल भी हो सकता है, अगर तो ऐसी भेड़ है जिसके ऊपर वूल है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि वूल को डीजनरेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे भेड़ को हम मारते नहीं है, बल्कि उसके ऊपर से उतार लेते हैं। तो अमूमन मीट ही होता है। ठीक है, अगर उसको मैं कत्ल करता हूँ, उसको खत्म करता हूँ, उसको मार देता हूँ, तो उससे जो मेरे पास गोश्त आएगा उसको मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें डील होता है। फिर प्रोडक्शन, कि मैंने सीड लगाया था, अब वो पूरी एक फसल बन चुका है, पूरा एक दरख्त बन चुका है। ठीक है, और इसके बाद प्रोडक्शन जानवरों से भी हो सकती है, कि मैंने अपने जानवर जो रखे हुए थे उनसे एक नया बेबी पैदा हो गया, वो प्रोडक्शन में आ जाता है। फिर प्रोक्रिएशन एक्चुअली इसमें आएगा, कि जो जानवरों के अंदर प्रोडक्शन होती है वो प्रोक्रिएशन के, उसके अंदर नया जानवर आ गया। ठीक है, प्रोडक्शन तो होती है उसका बनना, उसका जो अमल होता है। तो ये सारी जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट होती है, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये किस मकसद के लिए होती है, या तो उसको सेल करूंगा मैं, ठीक है, फॉर सेल, या फिर इसको मैं कोई और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर से बनाऊंगा, कि मैंने वूल इकट्ठी की, इसको बेचना नहीं है, हाँ इससे मैंने अब शर्ट्स बनानी है। ठीक है, या और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स,
कि अगर मैं वो चीज बना रहा हूँ कि उससे मैंने कोई और चीज बनानी है। जिस तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसे प्लांट्स बना रहा हूँ कि जिसके सीड्स इस्तेमाल करके मैं कोई और प्लांट बना सकता हूँ। तो इस तरीके से जो पूरी मैनेजमेंट होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है कि वो जो चीज जो हम रिसीव करते हैं उस बायोलॉजिकल एसेट से, जो एंटिटी रिसीव करती है हार्वेस्टेड प्रोडक्ट उसकी, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। जैसे कि गंदम हो गई, चने हो गए, क्रॉप्स होगी, अगर कोई लंबर वुड ऐसे दरख्त हम उगाते हैं कि उससे हम लकड़ी उतारते हैं, ठीक है, वो हो गए। ठीक है। और टी बुशेस है तो टी होगी उसके ऊपर से। इस तरीके से जो भी उसमें से हमें चीज निकल के जो हम मार्केट में जाके बेचते हैं उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहते हैं, जो उस एग्रीकल्चर की वजह से हमें मिली है। फिर बायोलॉजिकल एसिड्स, एनिमल्स या प्लांट्स, और बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। हार्वेस्ट क्या कहते हैं? हार्वेस्ट अमूमन खेतों में होती है कि जो बायोलॉजिकल एसिड्स है उसके ऊपर से हम प्रोड्यूस को, जो उससे कोई चीज बनी होती है जैसे गंदम है, कपास है, ठीक है, उसको डिटैच करते हैं। ठीक है, इसको हार्वेस्ट कहते हैं। या फिर हार्वेस्ट इस स्टैंडर्ड में आप सजेशन ऑफ लाइफ ऑफ एसिड लाइफ प्रोसेस के, फॉर एग्जांपल अगर मेरे खेत थे, उनके ऊपर गंदम लगी हुई थी, तो अब गंदम के अगर उसके ऊपर से प्रोड्यूस, मैंने जो गंदम के दाने हैं वो निकालने हैं, तो मुझे वो मैं अकेले नहीं निकाल सकता कि खेत वहीं रहे और मैं जो है सिर्फ दाने उतारता जाऊं। मुझे पूरी वो क्रॉप जो है वो काटनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसकी सजेशन भी हो सकती है कि इसकी मैं जो लाइफ है बायोलॉजिकल एसिड की, मैं पूरे खेतों की जो लाइफ है, जो पिछले 4 5 6 महीने से वो मैं उसको ग्रो कर रहा था, उसको अब मैं एंड अप करूंगा और अब उसमें से मैं अपना बायोलॉजिकल प्रोड्यूस उतारूंगा। या कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि जिसके ऊपर से सिर्फ हम प्लग कर लें चीजों को, जिस तरीके से टी बुशेज होती हैं जो कि पहाड़ों में होती हैं, कि उसकी जो टी बुशेज होती हैं उसके ऊपर दरख्त उसके वैसे ही रहते हैं, बस हम पत्ते उतार लेते हैं, क्या कहते हैं, चाय के। ठीक है। तो वो डिटैचमेंट भी इसमें आ जाता है, और सिलेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स, लाइफ प्रोसेसेस भी आ जाते हैं। देन हमारे पास फेयर वैल्यू, मशहूर जमाना की, जो प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर द लायबिलिटी इनटू ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू द मेजरमेंट डेट, के जो मेजरमेंट डेट है उसके ऊपर जो मार्केट के अंदर किसी चीज को मैं बेचने जाऊंगा तो जो मुझे अमाउंट मिलेगी, या अगर मैं कोई अपनी लायबिलिटी सेटल करता हूँ तो जो मुझे अमाउंट देनी पड़ेगी मार्केट के हिसाब से, वो फेयर वैल्यू है। तो ये डेफिनेशन समझ आई, इनमें फर्क आपने रखना है। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास इस छोटे से क्यूट से स्टैंडर्ड में हम ये देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल एसिड्स में क्या चीज आती है। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमारे पास चीजें आ जाएंगी, जिस तरीके से बायोलॉजिकल एसिड, जैसे मैंने बताया कि मेन जो है वो प्लांट या एनिमल कहते हैं। अब उसकी उसने सब डिविजन्स, सब क्लासिफिकेशंस की हुई हैं कि शीप हो सकती है, ट्रीज इन टिम्बर प्लांटेशन की, ऐसी ट्रीज जो कि मैंने दरख्तों के लिए की हुई है। डेयरी कैटल हो सकती हैं, इसको पिग्स हो गए, ठीक है, कॉटन प्लांट्स हो गए, शुगर केन हो गया, टोबैको प्लांट्स हो गए, टी बुशेस हो गए, ग्रेप पाइन्स, फ्रूट ट्रीज, ऑयल पाम्स, रबर ट्रीज, सारे ये। हाँ, इसमें बेरर प्लांट नहीं होता। अब ये बेरर प्लांट क्या है इसको मैंने आगे समझाना है। उसके बाद इसमें होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमने सुना कि जो ऑन स्पॉट अपनी लाइफ के अंदर है, कि उसने जब तक वो क्या कहते हैं बायोलॉजिकल एसिड से अटैच है, ठीक है, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज पर IS 41। और जैसे ही वो हार्वेस्ट हो जाएगा, अब वो इन्वेंट्री बन जाएगा। ठीक है। जब तक गंदम जो है अपनी खेतों के साथ लगी हुई है तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है एज पर IS 41। लेकिन जैसे ही मैंने फसलें काट ली, उसमें से गंदम अलग कर ली और मैंने गंदम कहीं स्टोर की किसी वेयर हाउस में, तो अब उसको IS 41 से निकाल के मैं IS 2 के अंदर ले जाऊंगा, और अब उसकी वही कॉस्ट और NRV वाली ट्रीटमेंट चलेंगी। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, वूल हो गया, फेल्ट ट्रीज हो गया, ये वो चीजें हैं जो मैं बायोलॉजिकल एसिड से ड्राइव कर रहा हूँ। गाय है तो दूध हो गया, कारकेस हो गया, हार्वेस्टेड कॉटन होगी, केन हो गया, लीव्स हो गए, सारी सारी मिसालें इसमें, लेटेक्स। ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस आफ्टर हार्वेस्ट, ये हमारे स्टैंडर्ड IS 41 में तो नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए उसने दी हुई है कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि इनसे बनती हैं। ठीक है। वूल से मैंने ये कारपेट बना लिया, ट्रीज से मैंने लॉग्स लंबर बना लिए, मिल्क से चीज बना ली। ठीक है। इनके इस्तेमाल से जो चीजें बनती हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। उसके बाद भी प्रोसेस हुआ उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, और अब वो कोई चीज बन गई है, कोई प्रोडक्ट बन गई है, तो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बिकती हैं उनको कहते हैं IS 41। उसको IS 41 में डील नहीं करते, लेकिन उनको IS 41 की डेफिनेशन में कहते हैं प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। और इनकी अकाउंटिंग वैसी होगी जैसे IS 2 में हम करते हैं कि जब तक ये बिकती नहीं है तुम्हारी इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री के जिसके ऊपर स्टैंडर्ड लगेगा
कि वैल्यू होगी आइदर एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब इसके आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं अकाउंट स्टेटमेंट्स पे। सबसे पहले हमारे पास है कि इसको रिकॉग्नाइज कर कब है, इसको अपनी किताबों में हमने कब रखना है। तो वही तीन डेफिनेशन जो एक नॉर्मल एसेट्स की होती हैं, वही इसके अंदर भी है कि जब आपको उसके ऊपर कंट्रोल हो एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो उससे एसोसिएटेड हैं एसेट से, वो आपको प्रोबेबल हो कि आपको मिलने हैं। ठीक है। और फेयर वैल्यू या कॉस्ट ऑफ एसेट ऑफ टू एंटिटी कैन बी मेजर्ड रिलायबली। वही तीन बातें। अच्छा, इनिशियली इसको मेजर किस पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो भी चीज हमने चाहे खरीदी है, चाहे उसको हमने बिना पैसे दिए हमने मिली, फॉर एग्जांपल हमारे जो गाय थी उससे बच्चा हो गया, हमने कोई पैसे नहीं दिए। ठीक है। चाहे वो है या फिर इसके अलावा अगर ईयर एंड के ऊपर मैंने इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है, तो उसके अंदर कॉस्ट रेलिवेंट होगी। एक अमाउंट हम निकालेंगे रिजल्टिंग फ्रॉम फेयर वैल्यू, कि उस एसेट की या उस प्रोडक्ट की। ठीक है। इवन प्रोडक्ट की भी हमने कि जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखना है, कि उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है लेस कॉस्ट टू सेल, कि अगर मैं उसको आज मार्केट में बेचने जाऊं तो कितने का बिकेगा। ठीक है। चाहे कॉस्ट उसकी थी 50, लेकिन फेयर वैल्यू उसकी 60 है और कॉस्ट टू सेल सपोज 20 है, तो मैं उसको 40 पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। तो मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस एनी एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, कॉस्ट। बट ये इसके साथ एक्सेप्शन आ गई कि अगर आपकी फेयर वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, जैसे कि कोई ऐसी चीज आप पाकिस्तान में ले आए हो। ठीक है। कोई आप अफ्रीका से कोई ऐसा बकरा उठा के ले आए हो कि यहाँ जो सारे देख रहे हैं यार इसकी क्या रेट होगा, कोई हर कोई अपने अंदाजे लगा रहा है, और आप नहीं एस्टिमेट कर पा रहे कि इसकी सही कोई एक्यूरेट पिक्चर कोई बता पा रहा है इसके प्राइस की। तो तब आप मजबूरी में कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हो। तो अब आप जितने अफ्रीका में उसके पैसे पे करके आए हो, उसी के ऊपर ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सब्सिक्वेंटली हर साल के आखिर में रिपोर्टिंग डेट के ऊपर इन अदर मींस, ठीक है, आपने उसको फेयर वैल्यू के ऊपर रीमेजर करना है, और गेन या लॉस पीनल के अंदर जाएगा। ओके सर। अच्छा, इसकी अब यही वाला एक सवाल आ गया जो हमने अभी तक बातें की हैं। छोटा सा क्यूट सा ही सवाल है। ठीक है। जनरल एंट्रीज पास करनी है कि एक फार्मर ने 100 शीप्स खरीदी 1 जुलाई 2001 को, 200 की एक। ठीक है। और ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास की फेयर वैल्यू गिवन है और कॉस्ट टू सेल गिवन है। अब आ जाते हैं एंट्रीज पे। सबसे पहले 1 जुलाई को बायोलॉजिकल एसिड, ये हमारी बैलेंस शीट में भी आइटम अपीयर होता है। जो भी हो उसका नाम भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमारे इस सवाल में है शीप्स। एक मिनट, ट्रांसलेशन को हटा। फेयर वैल्यू इसकी थी 160 ऑन डेट ऑफ परचेज। कॉस्ट टू सेल था 10। तो टोटल आ गया, ये नेट आ गई अमाउंट 150 की। ठीक है। और कितनी शीप्स हैं, 100 शीप्स हैं। तो इसको ऐसे करेंगे कि 160 -10 इंटू 100, तो ये तकरीबन 15,000 की एक अमाउंट आती है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट, और कैश या बैंक या पेएबल वट एवर क्रेडिट। फिर उसके बाद ये हमारे पास ईयर एंड का हिसाब किताब आ गया। और ये हमने परचेज के ऊपर ही एक और कॉस्ट पे की, ट्रांसपोर्ट और केयर कॉस्ट। ये तो प्योरली एक्सपेंस आउट होंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये एक्सपेंस, इसको मेंटेनेंस के खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। तो एक और एंट्री होगी, ट्रांसपोर्ट एंड केयर कॉस्ट 1000 अगेंस्ट कैश बैंक वट एवर। एंड लास्ट पे जब साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2001 को, तो हम देख रहे हैं कि अब इसकी फेयर वैल्यू 130 हो गई और कॉस्ट टू सेल 10 है। ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं,
तो मेरे पास जो 15,000 की चीज थी, अब वो 130 माइनस 10 into 100, के ये हो जाएगा 12,000। 3,000 की इसकी वैल्यू कम हो गई, तो मैं एक एंट्री करूंगा, लॉस ऑन फेयर वैल्यू चेंज एज एन एक्सपेंस इनटू पीएनएल बाय 3,000, और अपने में एसेट की वैल्यू को भी कम कर लूंगा, बायोलॉजिकल एसिड, जैसे कल हमने IS-40 में भी किया था। ठीक है। डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट। अच्छा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो होता है जो कि मुझे, जब तक वो चीज ड्रग के साथ अटैच है, या फिर अगर शी वो जो हमने शीप की मिसाल देख रहे थे, उसके साथ जो उसकी वूल अटैच है, तब तक IS-41 की भाषा में वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ठीक है। तो क्या हो सकता है, एट द डेट ऑफ हार्वेस्ट द प्रोडक्ट शुड बी इकोनाइज्ड एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, के जैसे ही मैं उसको फिर हार्वेस्ट करूंगा, यानी उतारूंगा उस प्रोडक्ट को अपने बायोलॉजिकल एसेट से, तो उसको भी मैंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है। और आफ्टर प्रोड्यूस हैज बीन हार्वेस्टेड IS-41 सीज टू अप्लाई। अब जब वो हार्वेस्ट हो चुका है, मैंने उन एप्पल्स को या फिर मैंने उस गंदम को कहीं पे स्टोर कर लिया है, अब IS-41 मजीद अप्लाई नहीं होगा। अब वो मेरी इन्वेंट्री बन जाएगा, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज टेकन एज कॉस्ट। अब वो जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी, उसको मैं कॉस्ट ट्रीट करूंगा, IS-2 में इसको लेके जाऊंगा। अब से ऑनवर्ड उसके ऊपर IS-2 ही अप्लाई होगा। तो इसका भी एक सवाल देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी आ रहा है, वूल, तो इसकी भी अकाउंटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो कह रहा है कि ही परचेज 3 year old, के 4 years की शीप्स, के तीन, जो हमारे पास क्वांटिटी में 4 साल की शीप्स हैं, 1 जुलाई 2018 को मेहनती ने खरीदी फॉर 50,000। कैरेज इन पे वाज 5,000 ईच। इफ एंटिटी सेल देम टुडे इट विल चार्ज विद सेल्स कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स एंड गवर्नमेंट लेवी ऑफ 1% ऑन सेल। ठीक है। अब हमारे पास अगर तो सवाल में मैं दोनों तरीकों से समझा देता हूँ। अगर तो वो कहता कि फेयर वैल्यू गिवन होती, तो मैं उसी को कंसिडर करता, लेकिन परचेज डेट के ऊपर उसने मुझे फेयर वैल्यू नहीं बताई, तो मैं जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर फेयर वैल्यू गिवन होती तो मैं इसको कैसे करते। हमने उठाना था, क्या कहते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है, 50,000 ईच, और तीन हमारे पास भेड़े हैं, तो 50,000। ठीक है। प्लस, अब इसको मैं वैसे अलग अलग भी कर सकता हूँ, और फिर उसने 5,000 कैरेज इनवर्ट भी हर शीप के ऊपर दिया है, तो ये नेट होके अमाउंट आ जाएगी, बल्कि हमारे पास चार भेड़े, 3 साल की, राइट। नहीं, तीन ही भेड़े हैं 4 साल की, तो ये हमारे पास नेट अमाउंट एक आएगी। इसको कैलकुलेट करना, इसको आप ना 55,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ओके सर। है कैलकुलेटर पास? 165,000। ठीक है, 165,000। ठीक है। तो अगर तो ये होता फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर, तो ऐसे, लेकिन इस सवाल में चूंकि उसने हमें ऐसा कोई तस्करा नहीं दिया, तो हम इसको मजबूरन, ऑन एक्सेप्शन, इसको हम कॉस्ट के ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू उसने दी ही नहीं है, उसने कॉस्ट दी है। तो अभी हमने कॉस्ट के ऊपर देखा था, बाय द वे। अच्छा, हम्म। ये अब इसको अगर फेयर वैल्यू कॉस्ट उसमें देखूं मैं, तो ये ऐसे होगा कि 50,000 की एक भेड़ थी, और हर भेड़ पे वो पे करके आ गया ऑन पॉइंट ऑफ सेल 2% कमीशन ऑन सेल, और गवर्नमेंट को 1% ऑन सेल दे गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको लंबे तरीके से चलूँ, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ आती है इस तरीके से कि ये इसको 97% कॉस्ट लेस पे मिलेगा, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ सेल लेस करनी होती है। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास कितनी है, थ्री थ्री शीप्स हैं, तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाती, विच वुड बी 97% इंटू 194। ठीक है। और हम इससे फिर एंट्री करते हैं, अगर फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल, जो कि इसका जो Wait, आइडियल और जो, हाँ।
14550 आ रहा है। ओके, 14550। इससे हम एंट्री करते बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और कैश, क्योंकि मैं पे करके आऊँ लेके आऊँ तो क्रेडिट। ठीक है। लेकिन अब चूंकि इस सवाल में जस्ट फॉर रेफरेंस कि ऐसा भी हो सकता है कि फेयर वैल्यू की नहीं बल्कि हम कॉस्ट के ऊपर लेके चलें, तो मैंने ये चीज भी दिखा दी है, तो हम इसको मजबूरन जो है डेबिट करेंगे ओवर इट्स कॉस्ट ऑन परचेज डेट 1 जनवरी 2018। बायोलॉजिकल एसिड डेबिट 165,000 अगेंस्ट कैश बैंक और पेबल 165,000। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? इसके बाद 30 जून को एक न्यू बेबी लैम्प, ठीक है, एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड वाज बोर्न। उसकी फेयर वैल्यू थी 4,000 एंड कॉस्ट टू सेल थी 500। तो इसके लिए मैंने कोई पैसे नहीं दिए, तो इसकी जो जिसकी इसको मैंने सीधा इनकम के तौर पे पीनल के अंदर फेंकना है। इसका एसेट रिकॉग्नाइज करके मैं बैलेंस शीट के बायोलॉजिकल एसिड लैम्प केम इनटू दिस वर्ल्ड, और इसका जो गेन होगा वो मैं पीएनएल में फेंक दूंगा। वो कितने का? 4,000 इसकी फेयर वैल्यू है, -500 इसको कॉस्ट टू सेल है, तो 3,500 से। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का तस्करा आ रहा है कि 25 दिसंबर 2018 को वूल जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो हमने अपनी शीप्स के ऊपर से शेयर किया, उतारा, विच हैड अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उसने सीधी अमाउंट दे दी है 5,000 से, तो इसकी भी एंट्री ऐसे होगी। अब ये थोड़ा आप समझना, इसको नेक्स्ट भी लिया। 25, 12, 18 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस which is fool in this case for 5,000, and this will also be recorded as gain in P&L on 5,000। और इस एंट्री को करने के बाद इसी टाइम पे इसी डेट के ऊपर मैं एक और एंट्री करूंगा, जिसमें मिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट जब मैंने क्या कहते हैं गेन बुक कर लिया है, अब इसको मैं इन्वेंट्री में फेंक दूंगा। इन्वेंट्री डेबिट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फूल क्रेडिट 5,000। अब ये बिकने के लिए तैयार है, इसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड होगा और हमने इसके अगेंस्ट रेवेन्यू कमाना है। ठीक है। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि अब इनका साल खत्म हो गया, ठीक है, और इनकी अब लाइफ में थोड़ा इंक्रीज आया, तो उसकी वजह से मार्केट में इनका रेट भी बढ़ गया होगा, और कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, वैसे ही प्राइस में फ्लक्चुएशन आती रहती है मार्केट में। तो वट एवर इज द रीजन, ठीक है, हम देखते हैं कि हमारी किताबों में कितने में पड़ा था और अब मार्केट में इनकी क्या फेयर वैल्यू है। तो वो जो न्यू बेबी जो साल के बीच में पैदा हुआ था, साल के आखिर में वो आधे साल का हो गया। ठीक है। और वो जो 3 शीप्स में 4 साल की लेके आया था, वो साल के आखिर में 5 साल की होगी। तो उनकी अब जो ईच अमाउंट की जो उनकी जो इंडिविजुअल अमाउंट्स के ऊपर जो फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल डायरेक्ट उसने दिया हुआ है, इसको मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी क्यूट सी वर्किंग कर लेता हूँ कि जो न्यू अमाउंट मेरे पास आएगी वो ये है कि लैम्प नाउ 0.5 ईयर ओल्ड 12,000 का हो गया, और 3 शीप्स नाउ 5 ईयर ओल्ड, और 3 मल्टीप्लाई बाय उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 70,000। इट विल बी 2,10,000, और ये दोनों टोटल होके हो जाएंगे 2,22,000। ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है, ये तो अब इसकी न्यू वैल्यू है, इसके वो कंपेयर करना है कि मैंने क्या लिख रखा था। मैंने लिख रखा था लैम्प को 3,500 पे, और उन शीप्स को 165,000 पे। अगर इनको मैं टोटल करूं तो अमाउंट आती है
168,500। तो ये जो इंक्रीज आया है, दिस इज गेन। ठीक है। और इंक्रीज आता है 53,500 का। तो मैं ईयर एंड के ऊपर एक और एंट्री करूंगा। जस्ट अ on 31st December 2018, बायोलॉजिकल एसेट्स इनकी बुक्स में अब इनकी अमाउंट्स बढ़ गई हैं। एसेट डेबिट शीप्स विथ 53,500, और इट इज अ गेन, फेयर वैल्यू गेन, और इट विल गो टू P&L विथ सेम अमाउंट क्रेडिटेड। ठीक है। जी और सर। आज छोटी सी बात की है। कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ मैनती एट 31 दिसंबर 2018 वाज कॉस्ट 1,20,000। तो ये तो IS-41 की चीज नहीं है। ठीक है। ये तो आप प्योरली IS-16 की चीज है। हम्म। ये वो जाने। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि इसके अंदर एक थोड़ा सा टच आ जाता है। इसके अंदर आपकी ना बस थीरी है, समझने वाली बातें हैं। ठीक है। ये आप चीजें समझनी है आपने कि गवर्नमेंट ग्रांट का क्या इसके अंदर एलिमेंट है। अगर तो है अनकंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट, हमें कोई ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिले हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ग्रांट मिला है, ठीक है, जिसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है, तो रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, तो उसको जो भी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर फेयर वैल्यू के ऊपर आपने रिकॉर्ड करना है, और उसको उसी दिन इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। ठीक है अ, सर। जैसे कि बायोलॉजिकल एसेट डेबिट 100 से, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम हम्म। क्रेडिट 100 से। और अगर उनके साथ कोई कंडीशन अटैच है, तो वही गवर्नमेंट ग्रांट वाली बात, कि इंक्लूडिंग वेयर द ग्रांट रिक्वायर्ड एंड नॉट टू एंगेज सर्टेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मिसाल दे दी उसने कि गवर्नमेंट ने रोक रखा है कि फला एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपने नहीं करनी। जिस तरीके से गवर्नमेंट अक्सर सीजन्स के अकॉर्डिंगली किसानों को हदायत करती रहती है कि आपने ये फसल नहीं उगानी, ये नहीं फसल उगानी। ठीक है। तो अगर वो कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हो, तो आपने उसको इनकम तभी रिकॉर्ड करना है जब वो कंडीशन मीट हो जाए। सिंपल। ओके सर। लास्ट में हमारे पास पैरा है कि IS-20 डज नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट ग्रांट ऑन बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट। ठीक है। अगर कोई मैं ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स को किताबों में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है जिनको मैंने फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल के ऊपर रखा हुआ है, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ग्रांट वाला स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। हाउएवर ऐसे एसेट, जिस तरीके से मैंने पिछले सवाल में शीप्स को देखा, जिसको मैंने कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड पेमेंट के ऊपर रखा हुआ है, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ग्रांट वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास वो आ गया बियर प्लांट। ये ऐसा प्लांट है, वैसे तो हमने पढ़ा ना कि जो भी प्लांट बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो स्टैंडर्ड में डील होते हैं। लेकिन ये बेचारा एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल एसेट में एग्रीकल्चर, जो हमारा IS-41 है, उसमें डील नहीं होता, बल्कि इसको हम PPE ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, उसके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स है। बियर प्लांट आर अकाउंटेड फॉर IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रादर देन IS-41 एग्रीकल्चर। एक लॉजिक ये होती है कि ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। ठीक है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे एक सीजन में दरख्त नहीं निकलते। जिस तरीके से हमने पिछले क्रॉप्स की मिसाल को देखा था, तो क्रॉप्स हमें एक सीजन के अंदर जो हमारी गंदम है वो देती है और कट जाती है, और अगले सीजन में नए क्रॉप्स उगते हैं। लेकिन ये ऐसे दरख्त होते हैं जो अमूमन कई सालों तक, ठीक है, हमें प्रोड्यूस देते रहते हैं। ठीक है। इसकी बेहतरीन मिसाल अगर आपने समझनी नहीं, कोई आम का जो दरख्त है उसकी मिसाल ले लो। जो भी एक फ्रूट गिविंग ट्री होता है जिसके ऊपर फल उगते हैं, और वो फल देते रहता है कई सालों तक, वो बेरर प्लांट है। उसके ऊपर जो है वो बेयर करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसकी अब डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड देता है, इज अ लिविंग प्लांट। ठीक है। इज यूज टू इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, के उसके ऊपर वो हमें प्रोडक्ट करके देता है एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। जिस तरीके से ये फल हो गए, वूल, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, वेजिटेबल्स भी अक्सर होते हैं, तो ये सारी। ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा प्लांट है जो कि कट जाता है, जिस तरीके से लंबर वुड के ट्रीज होते हैं जिनको हम इसलिए उगाते हैं जल्दी उग जाते हैं, उसमें से वो दरख्त को काटते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, और अगर नए दरख्त उगाते हैं तो वो उसके अंदर नहीं आते। तो वो लिविंग प्लांट जिसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है,
और वो हमें फ्रूट फॉर मोर देन 1 पीरियड हमें दें, ठीक है। और तीसरी बात, ठीक। हैज रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और उसको एज इट इज हम क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पे बेच नहीं सकते, ठीक है। उनकी एज इट इज मार्केट में कोई डिमांड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की नहीं होती उस दरख्त की, ठीक है। कोई आपको बहस करता नहीं मिलेगा कि यार मुझे आम के दरख्त की लकड़ी दो, ठीक है। दरख्त जो लकड़ियां मशहूर हैं वो दरख्त भी मशहूर हैं, लेकिन ऐसा दरख्त जो फल देता है उसकी अमूमन मार्केट के अंदर जो वैल्यू होती है वो स्क्रैप वैल्यू ही होती है, उसकी कोई खास कोई वैल्यू नहीं होती, जिस तरीके से शीशम और ये बड़ी लकड़ियां, देहार की लकड़ियां मशहूर हैं, ठीक है। तो ये इसकी थ्री ठीक। करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जिस दरख्त के ऊपर भी अप्लाई होती हैं वो बिरर प्लांट है, उसको हमने आईस 41 में डील नहीं करना बल्कि आईस 16 में डील करना, और डेप्रिशिएट भी होगा ऑन इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, लेस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक। अच्छा, इसलिए वो कह रहा है देयर फॉर आइटम सच एज वाइन्स, टी बुशेस, फ्रूट ट्रीज, ठीक है। ट्री बुशेस भी ऐसे होती है जिस तरीके से मैंने पहले बताया है कि ये लगे रहते हैं, इसके ऊपर पत्ते आते हैं, हम उतारते हैं और वो बुशेस वहीं रहती हैं, ठीक है। मे बी क्लासिफाइड एज बेरल प्लांट एंड ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रादर देन बीइंग अकाउंटेड फॉर अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईस 41 एग्रीकल्चर। अच्छा, अब इसके ऊपर एक फाइनल सवाल देखते हैं। इसके ना आपके जो किट्स के अंदर मेनली सवाल है ना वो थ्योरी वाली है, तो जो मैंने थ्योरी अभी तक पढ़ाई है ना यही थ्योरी है सारी, ठीक है। इसी के ऊपर वो मार्क्स में सवाल दिए होंगे, तो प्रैक्टिस करना। अगर आप कोई भी सवाल में दिक्कत परेशानी आए तो डू लेट मी नो। अच्छा, ये सवाल देखते हैं। इसके अंदर अब हमारे पास एक और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अच्छा, इसके अंदर हम देख लेते हैं पीनल और बैलेंस शीट में क्या जाता है। सबसे पहले हमारे पास मैकडोनल्ड्स ऑपरेट्स अ डेयरी फार्म, ओके। 1 जनवरी को उसने 100 काउस वर्थ 1000 ईच ऑन लोकल मार्केट उसके पास है, उसने हमें ओपनिंग दे दी है, ठीक है। उसके पास थी ऑन कर रहा था, परचेज भी की। ऑन 31 दिसंबर ये जो ऑन काउस हैं वो 105 हो गई हैं और उनकी वर्थ हो गई है $1100 ईच। अच्छा, उसके बाद वो बता रहा है कि वो उसने साल के दौरान 2001 के दौरान 40,000 गैलन दूध भी बेचा है इन काउस से, और उसकी एवरेज प्राइस थी $5 पर गैलन, ठीक है। और उसके बाद हमें कह रहा है व्हेन अ काउ आर सोल्ड टू लोकल मार्केट द ऑक्शनियर चार्जेस द कमीशन ऑफ 4%, ठीक है। ये हमें उसने कॉस्ट टू सेल का दे दिया कि अगर वो बेचने जाओ तो ऑक्शनियर आपसे 4% कमीशन लेगा। तो सबसे पहले अगर मैं पीनल की बात करूं तो पीनल के अंदर आते हैं इनकम और एक्सपेंसेस। तो एक तो मेरे सामने बिल्कुल एक रेवेन्यू खड़ा है जो मैं अमू बेचता हूँ, विच इज मिल्क। अच्छा, मैंने 40,000 गैलन बेचे और 5 गैलन का रेट था, तो मेरे पास 2 लाख टोटल अमाउंट आ गई रेवेन्यू की। फिर अगर मैं गेन्स की बात करूं तो एक मुझे गेन नजर आ रहा है कि एक तो गाय की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, दूसरा इनकी प्राइस भी इंक्रीज हो गई है। तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ। अच्छा, इसको वर्किंग में ले जाते हैं अलग से। ओपनिंग में मेरे पास है 100 गाय थी, एक गाय 1000 की थी, तो टोटल हो गया 1 लाख। साल के आखिर में अब मेरे पास 105 गाय हो गई हैं और एक की प्राइस है 1100, तो ये हो जाएगा 1,15,500। तो अगर इनको मैं इसमें से निकालूं, नेट करूं, तो मेरे पास 15,500 का कॉस्ट का गेन आता है, ठीक है। ये तो कॉस्ट का हिसाब किताब है, इसमें से मुझे लेस करने पड़ेगी फिर इसमें, सॉरी, कॉस्ट डेप्रिस। नो नो, कॉस्ट ये तो कॉस्ट आ गई ना कि मेरे पास इतनी की मालियत की पड़ी है चीजें। अब वो इसके अंदर तो हम आईस 41 में उनको तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब उनमें से कॉस्ट टू सेल भी लेस कर लेते हैं फेयर वैल्यू में से। तो वो उसने बता दिया ये 4%। तो इस ठीक। 15,500 का आप 4% लोगे तो एक अमाउंट आएगी विच विल बी 4620। अब इसमें मैंने इसको थोड़ा मैसी मैसी कर दिया है, बड़ा प्यारा टेबल बनता है इसमें से। जब इसको आप, एक मिनट, इसमें से जब इस आपको आप लेस करोगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की अमाउंट आपके पास आएगी 10,0880, ठीक है। ये ठीक। हमारे पास सीधा सीधा गेन है। फेयर वैल्यू चेंज ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स 10,880, ठीक है। तो हमारा पीएनएल हिसाब किताब हो गया। बैलेंस शीट के अंदर
हमारे एनिमल्स आ रहे होंगे क्लोजिंग डेट वाले, दीज SOFP में, ठीक है, बायोलॉजिकल एसिड्स, काउस। और मे भी अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन देता तो इन्वेंट्री भी आती, मिल्क, ठीक है। तो ये छोटा सा क्यूट सा स्टैंडर्ड था, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, उल्टा मैंने ज्यादा ही करा दिया है, तो ये देख लेना। समझ आया इसमें? एनी जी क्वेश्चन सर, बस नहीं है। है? बस इतना ही है ये उल्टा मैंने ज्यादा करा दिया है। ठीक है सर। हाँ, पूछ ले। इसी टेस्ट आएंगे सारे ना, आपसे ये पूछता रहेगा कि इसमें इनमें फर्क क्या क्या, किन चीजों का फर्क है, ठीक है। तो दैट, ठीक है सर, सारा समझ आ गया। चलो गुड। इसमें कंफ्यूजन होती है खासतौर पे मुझे तो होती थी कि ना, ये ऑन पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट क्या है, ये सब चीजें क्या है, तो इनकी दफा इनके ना एग्जाम्पल्स को ना जहन में नशीन कर लेना कि हाँ भी बेरल प्लांट, आम का दरख्त, और कॉस्ट पे तब रखना जब फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो, ये सारी बातें, सारी जो छोटी छोटी बातें हमने की हैं। बाकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो 2x पे क्विक रिवीजन मार लोगे। ठीक है सर।